आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जन गण धन, लेकिन क्या जन गण धन यानी इस बजट के जरिए जन गण के मन तक पहुंच पाए हैं अरुण जेटली साहब यानी वित्त मंत्री? क्या नरेंद्र मोदी का 6 दिनों का सपना इस बजट के जरिए आपके दरवाजे तक पहुंचेगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन दिलचस्प जगह है CII में हम मौजूद हैं, लेकिन यहां पर आपको राजनीतिक जगत के दिग्गज भी और बिजनेस जगत के कई दिग्गज भी मिलेंगे। इसीलिए हम ये चाहेंगे कि चौमुखी चर्चा हर एंगल से लगभग इस पर चर्चा हो। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ विवेक लॉ मेरे को एंकर इस शो में रहेंगे, क्योंकि बिजनेस को और उसकी बारीकियों को बहुत करीब से समझते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब राष्ट्रीय सचिव इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं जनमेजय सिन्हा साहब, जो कि चेयरमैन है एशिया पैसिफिक के द बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। उसके बाद हमारे साथ हैं सुमन सिन्हा साहब, जो कि CEO है रिन्यू पार्क के। उसके बाद हमारे साथ यहाँ पर सुमित मजूमदार साहब हैं, प्रेसिडेंट डेजिग्नेट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के। खास मेहमान सचिन पायलट साहब हमारे साथ, फॉर्मर मिनिस्टर, वरिष्ठ नेता कहा जा सकता है इनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो कुछ बाल आपके भी अब सफेद हो गए हैं, क्योंकि आपकी पार्टी में वरिष्ठता इसी से आती है। हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर वर्ली सी लिंक के लिए भी मैं एक तरह से कहना चाहती हूँ कि आपके काम को भी जानना और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर है, वो बेहद इंपॉर्टेंट है इस बार। अजीत गुलाबचंद साहब हमारे साथ, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के हैं। मोहम्मद सलीम साहब खास मेहमान, CPIM के नेता, हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मीनाक्षी लेखी जी आपके पास पहुंचते हुए ये कह रही है सोनिया गांधी जी कि आपने तो CII वालों को खुश कर दिया इस बजट के जरिए। देखिए, मैं किसी की समझ पर कोई तकरीर नहीं करना चाहती, लेकिन एक बहुत छोटी सी बात समझाना चाहती हूँ कि जहां पर देखने में लगता है कि आपने 30% जो टैक्स था उसको कम करके 25 कर दिया है, लेकिन जब 30 था तो आप 20-21% से ज्यादा ला नहीं पा रहे थे। और सब्सिडी के माध्यम से दूसरे दरवाजे से वो पैसा बाहर भी जा रहा था। तो अभी आपने जो इंडस्ट्री को, उद्योगों को सब्सिडी जाती थी और उसमें तमाम तरीके के घपले और लीकेजेस थी, उसको रोक दिया है और 25% फ्लैट टैक्स कर दिया है। 4 साल के बाद, 4 साल में 4 साल के बाद, हाँ 4 फेज मतलब नहीं। अब गार पे जरा आ जाए ना, क्योंकि ये उससे भी बहुत खुश है कि आपने उसको 2 साल के लिए डेफर कर दिया। तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाएंगे ब्लैक मनी पर, एक तरफ आप कहते हैं बेनामी संपत्ति पर हम एक बिल लाने की कोशिश करेंगे, और दूसरी तरफ आप गार को डेफर कर देते हैं, यानी मॉरिशस रूट को साफ रखते हैं। उस पर कुछ भी सख्ती या कैसे उसको करना है, लटका भी ट्राई करें या तो आप नहीं। अब मैं इसकी बहुत ज्यादा गहराई नहीं समझाना चाहती, लेकिन एक गहराई जरूर समझा रही हूँ। इसको आप लिंक कीजिए कि जो दूसरा कानून लाने की बात है, और वो दूसरा कानून है कि आप अगर आपका पैसा विदेशों में पाया गया तो आप के खिलाफ कार्रवाई होगी, 300% तक का टैक्स लगेगा और 10 साल की जेल होगी और तमाम तरीके की सख्त कार्रवाई होगी। और एक आप जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है देश में, वो पैसा देश में आए और देश में जो ताकत है, देश का पैसा देश के काम आए, वो भी सबके लिए सबका लाभ और सबका विकास हो। सचिन पायलट साहब, ये विरोधाभास है क्यों? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आप प्रो कॉर्पोरेट हैं तो आप एंटी पुअर हैं? मनरेगा के लिए उन्होंने कहा है कि आपके स्मारक को जिंदा रखने के लिए वो 5000 करोड़ ज्यादा देने को तैयार है। इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जब आप चुनावी भाषण 7 महीने, बहुत लंबा समय नहीं हुआ, मुझे नहीं याद किसी नेता ने कहा हो कि हम सरकार में बनने के बाद एक कानून लेकर आएंगे, हम 10 साल की सजा का प्रावधान करेंगे। मुझे कानून में अभी तक याद है कहा था कि हम 6 लाख करोड़ काला धन 100 दिन में लाकर लोगों के घर के खाते में जमा कराएंगे। आज बोल रहे हैं कि हम कानून बनाने की सोचेंगे। दूसरी बात, इस देश में मर्डर करने की सजा फांसी है, 302। कानून बनाने से क्या देश में मर्डर रुक गए हैं क्या? कहना कि आपकी संकल्प शक्ति कितनी है। आपने जो वादा 100 दिन में पैसे लाने का किया था, आज 250 दिन पूरे होने को हो गए। आज भी आप ये भाषण में कह रहे हैं कि हम कानून बनाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दल जब विपक्ष में होते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब करना पड़ता है तब पता पड़ता है कि कितने कानून जरूरी हैं, कितनी दो पक्ष की ट्रीटी जरूरी होती हैं। ये सारा ज्ञान इनको पहले भी था, लेकिन आज सिर्फ ये कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे। बजट के अंदर आप देखिएगा, कॉर्पोरेट टैक्स कम किया अलग बात, वेल्थ टैक्स खत्म किया अलग बात, लेकिन जो सोशल सेक्टर स्कीम से पैसा दिया गया है वहां पर भी आप मुझे दोस्त नहीं कहेंगे कि मैं पॉपुलिस्ट हूं। मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में अगर आज लोग आत्महत्या कर रहे हैं किसान, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा संदेश जाना चाहिए था कि हम अमीर के साथ भी हैं, गरीब के साथ भी हैं। मिडिल क्लासेस के लिए जो राहत देने की बात बीजेपी हमेशा क्या करती थी, आज कोई राहत मिली है, इनकम टैक्स में नहीं मिली। और
माल भाड़ा बढ़ गया रेलगाड़ी का, अब सर्विस टैक्स बढ़ गया। आप तेल, साबुन, चीनी, खाना पीना, कपड़ा, जूता जो लेंगे उसमें आपको सर्विसेज भी देना पड़ेगा एक्स्ट्रा टैक्स, और आपकी जेब में जो पैसा बचना चाहिए था, जमा पूंजी बचनी चाहिए थी गृहिणी के जेब में, वो अब नहीं बचने वाली। ठीक है सिद्धार्थ सिंह साहब, मैं चाहती हूँ आप जवाब दें। एक सेकंड, नहीं, वो कह ये रहे हैं कि जैसे आप सत्ता में आए आपको इफ, बट, व्हेन, लेट्स सी सब याद आ गया और वही दिख रहा है। नहीं, ये कुछ कहना है इस प्रकार से चाह रहे हैं कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, इस तरह का मुहावरा देना चाहते हैं, मैं वो गलत है। पहले तो मैं शुरू करता हूं इनके ब्लैक मनी के ऊपर। इन्होंने कहा जब सरकार में आ गए, सरकार के जब बाहर रहते हैं तो विपक्ष में रह के बहुत चीजें करने का बोलते हैं और करते नहीं। तो मैं इनको थोड़ा याद दिला दूं, जब आप ही सरकार में थे 2011 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहता है जनता ने कैसे हटाया, आपने देख लिया। इनको याद तो दिला दे, गिनवाया इन्होंने, तो याद भी हम ही दिलाएंगे कि आपने कहा था SIT आपको बनाने के लिए कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। 4 साल आप बैठे रहे, आपने ब्लैक मनी पे SIT नहीं बनाया, वो हमने आके पहली कैबिनेट में बना दिया। आपके पास भी था कि संधि कर लेते बायलैटरल ट्रीटीज के ऊपर, जिसमें इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो आपको बैंकिंग इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंजेस होते हैं वो फ्री फ्लो में आ जाए, मगर आपने वहां पे भी ध्यान नहीं दिया। हम आए, हमने जाके उसको भी वहां पे कर लिया। आज ये कहते हैं कि कानून आपको बनाने की है, ये लगता है कि ये डर गए हैं कांग्रेस वाले कि 300% का जो उसके ऊपर जो ज्यादा लगेगा पैसा कि आपने छुपाया, उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, उससे शायद ज्यादा जल गए। और दूसरा उसको सीजर हो जाएगा, इसीलिए तो बचाव कर रहे हैं। कानून मत लाइए आप लोग। अरुण जेटली साहब ने कहा था कि शर्मिंदा कांग्रेस को होना पड़ेगा, जब नाम पूछा गया तो फिर आप कहते हैं नाम नहीं बता सकते। अब जो 60 दिए हैं, 100 और दे दिए, 160 आ चुके हैं। उसके बाद इन लोगों को, कांग्रेस को समस्या ये है कि ब्लैक मनी पे चाहते हैं कि एनफोर्समेंट ना हो। IPC के तहत भी मैं ये बताना चाहता हूं कि IPC के तहत भी आज बड़े जो कानून बनने के बाद भी जुर्म हो रहे हैं तो रुकते नहीं हैं, मगर ये नहीं होता कि आप उसको उठा के फेंक दीजिए। एनफोर्समेंट के लिए आपको कुछ कानून लाने पड़ेंगे, उसमें संधि लानी पड़ेगी, सुधार लाने पड़ेंगे, वो हम लोग ने करना चाहिए। SIT बनाएंगे, काला धन वापस लेके आएंगे। कि ये तो बजट का हिस्सा नहीं है। आप विधायिका लाएंगे, बिल पास करेंगे। क्या बजट में आकर्षण करने के लिए इतनी कमी थी कि बिल के बारे में इतना विस्तार से बोलना जरूरी हो गया? ये तो बिल इसी सेशन में बिल ले आएंगे बोले थे। बिल में भाषण देते वक्त, पायलट करते वक्त कि तमाम विस्तार से चर्चा हो सकती थी, लेकिन आज कभी बजट में विधायिका के इतने विस्तार से इसलिए दिया गया कि कालाधन के बारे में वो गंभीर नहीं है, ये लोग समझ में आ रहा है। इसीलिए इनको घबराहट से ये बताना पड़ा कि विस्तार से हम ये सजा का प्रावधान करेंगे, ये करेंगे। ये तो कानून ले आते वक्त जब इंट्रोड्यूस किया जाता है बिल, तब भाषण दिया जाता है। ये बजट का भाषण कैसा नहीं था। मीनाक्षी जी, ये क्यों? देखिए, मैं ये कालाधन को लेकर सिर्फ 2-3 बातें याद दिलाना चाहती हूँ सलीम जी को भी और सचिन जी को भी, कि कालाधन के मामले में एक तो हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां पर कानून व्यवस्था ही आधार होता है, किसी भी चीज को सुधारने का कोई और तरीका नहीं है कि मैं 2-4-5 लोगों को जिनका मुझे मालूम है किसी भी सोर्स से कि भाई ये लोग का धन विदेश में है, चाहे HSBC की लिस्ट हो या कुछ, उनको पकड़ के जेल भेज दूं, वहां पे पुलिस उनको पीटे और पूछे कि अपना अकाउंट कहाँ है वो बताओ, नया अकाउंट कहाँ लेके गए। ये तरीका नहीं है। सुन लीजिए, चुनाव के समय समझ नहीं आ रहा था। नहीं, चुनाव के समय हमें समझ आ रहा था। जो हमने चुनावी वायदा किया वो पूरा किया, जिसमें SIT का पहला कैबिनेट डिसीजन अगर इस सरकार का है तो वो SIT बनाने का है। सुप्रीम कोर्ट के आगे पूरी लिस्ट दी गई और तमाम चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट की तहकीकात के माध्यम से हो रही हैं, और साथ ही जो कानून व्यवस्था है उस कानून व्यवस्था को रखते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और उस व्यवस्था के दौरान उसके अलावा कालाधन के भी सवाल हो रहे हैं, तो सारे ये कंप्लेन करेंगे कि आप पॉलिटिक्स वाले बैठ गए और बिजनेस जगत की राइट CII में बैठ के। जी, ये बताइए कि आपको ये बजट कैसा लगा? स्पेक्टेकुलर लगा? अच्छा, अभी हम अर्थव्यवस्था पे आ गए, एवरेज लगा? पॉलिटिक्स से अभी अर्थव्यवस्था पे आ गए। अर्थव्यवस्था पे आइए। हाँ, बोलिए, बस कैसे लगा? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको ये स्पेक्टेकुलर ड्रीम बजट जिसकी उम्मीद थी, वे लगा कि आपको एक सीधा साधा अच्छा एवरेज बजट लगा? कल जैसे प्रधानमंत्री ने शब्द प्रयोग किया, ये कोई गाज-बाज से आया हुआ नहीं है बजट। ये बजट सिंपल बजट है। इन्होंने स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन लिए हैं, एक स्टेडी स्टेप्स है और सस्टेनेबल स्टेप्स है। मगर आप जो भी स्टेप्स उसमें देखोगे और सब अपनी इकोनॉमी मजबूत करने के लिए है, और वो 1 साल में नहीं होगी, उसको वक्त लगेगा। गई सरकार ने सोनिया गांधी के काफी नाश किया है इस इकोनॉमी का। इसको दुरुस्त करने में टाइम लगेगा और उसकी तरफ हम ले रहे हैं।
आप छेड़ रहे हैं पायलट साहब को, फिर आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में मैं कह रहा हूँ जो हम लोगों ने जो महसूस किया है इस इकोनॉमी का स्लो डाउन इस देश में, उसकी बात कर रहा हूँ। उनकी सरकार थी कि नहीं, तो इन्होंने ये लाया है। और ये अभी ये जो बजट में जो प्रोविजंस किए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, फिर आप वेलकम करते हैं उसको? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी था, आपको लगता है? काफी नहीं थे, उन्होंने खुद बोला काफी नहीं है। उन्होंने बोला इसको बढ़ाना चाहिए। तो इस साल बढ़ाया है उन्होंने 70,000 करोड़ से बढ़ाया है। और उन्होंने ये भी बोला है उसमें कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बाकी चीजें जो करनी है कि जहां डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई तरकीब करे, और फिर एडिशनल पैसा रेज करने के लिए बॉन्ड मार्केट तैयार। क्या इस बजट से गुलाबचंद जी इकोनॉमिक ग्रोथ 10% 2 साल में हो जाएगा? 2 साल आप कौन सी परसेंटेज की बात कर रहे हो? जो जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, नया ग्रोथ रेट का रेट, वही एक रेट हम समझ नहीं पाए, रेट को तो वो नहीं समझ पाए। आप समझ नहीं पाए अभी तक, मतलब मगर अगर पुराना से अगर 5.8 है तो उसका 2 साल में 7 तक जा सकता है। सलीम साहब, आप इत्तेफाक रखते हैं उनकी बातों से, क्योंकि वो कह रहे हैं बहुत स्टेडी, अच्छा और स्टेडी हमेशा जो बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो हमेशा तो उम्मीद में जीते हैं, हमारे देश के लोग ही उम्मीद में जीत रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि अच्छे दिन डिलीवर हो जाए। अगर 4 साल बाद भी डिलीवर हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम इंतजार कर सकते हैं। लेकिन आप ये बता सकते हैं एडिशनल बजटरी रिसोर्स 15,000 करोड़ रुपए वो ले आएंगे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग और डिवोल्यूशन में 62% डाल दे रहे हैं। फिर जब इंक्रीज की बात कर रहे हैं, जो सर्च बाग दिखा रहे हैं हम इसमें इतना डाल रहे हैं, इतने डाल रहे हैं, वो रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं? तो दरअसल ये तो जगलरी है। ये सिर्फ गुलाबचंद जी ने इस वजह ऐसी बात नहीं है, हमारे जो फाइनेंशियल एडवाइजर है सरकार के, वो भी कह रहे हैं कि ये न्यूज सीरीज में ये जो आंकड़ा लाया गया, आप इकोनॉमिक सर्वे उठा के देखिए तो वो भी स्पष्ट नहीं है कि ये 7.4% जीडीपी का कैसे हो रहा है। तो विद दैट अपार्ट अब ये जो कहते हैं लोग कि पॉलिटिक्स हो रहा है, बजट इज अ पॉलिटिकल एक्सरसाइज, आंकड़ों पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कोई बहुत सीरियस इशू नहीं है। हाँ, ये जो सीएसओ का जो आंकड़ा आया है उसके ऊपर विवाद है, क्योंकि उसके बारे में उन्होंने पूरा खुलासा नहीं करा। कोई ये नई चीज नहीं, हर 10 साल पे किया जाता है। पहली दूसरी चीज, इसके अंदर अभी तक जो मैन्युफैक्चरिंग, मैं जो छोटा सा बता सकता हूँ उसमें मैं, क्योंकि मैंने भी अभी सामने तो आया नहीं है, मैं जितनी जानकारी है, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है अभी उसको हम लोग पूरा लेते नहीं थे जब हम लोग जीडीपी ग्रोथ की बात करते थे। आज आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पूरा लिया है, उसके साथ आपने उसको जोड़ा है। खाली उस प्लांट को नहीं जोड़ा है, जो इनका ऑफिस भी होता है उसको भी जोड़ेंगे, उसकी एक्टिविटीज को, जो आपके स्पेयर पार्ट्स जो बना रहे हैं उसको भी जोड़ा जाएगा। हर चीज को उसमें जोड़ते हुए फिर पूरा कंप्लीट एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेंगे। तो उससे जीडीपी की बात करिए, ऑटो सेक्टर की बात आप कह रहे हैं बढ़ा रहे हैं। पिछले साल कार सेल्स कम हुई है और आपने ऑटो सेक्टर का जो जीडीपी आंकड़ा बढ़ा दिया। लेकिन हर कंपनी की नहीं, जनरल मोटर्स की कम हुई थी, ऑटो सेक्टर रिवाइव नहीं हुआ, ऑटो सेक्टर नहीं हुआ, मगर साइकिल जो टर्न होने की बात की नहीं हुआ है। देखिए हर सेक्टर रिवाइव हो जाए तो कहने आप कैसे कह सकते हैं? हम लोग सेक्टर तो हमारा कंसर्न क्या है? देखिए आपको मैं बताता हूँ हमारा कंसर्न क्या है। पिछले दिसंबर से अक्टूबर से दिसंबर 2014 का हम उस क्वार्टर का लेते हैं तो हम लोग का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो 1% के आसपास है। मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं 7-8 सालों से, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं। आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट जब तक ही नहीं करेंगे तो कल तो ऐसा है नहीं कि मैजिक वॉन्ड की तरह की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ जाएगा। एक्साइज आप ले नहीं पा रहे कि मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही है आपके पास। जब ये सब रेवेन्यू जनरेशन पिछले 7-8 साल से रुक गए हैं तो आपको कहाँ आगे जाना है? आपको माध्यम ढूंढना पड़ेगा। कुल मिलाकर अगर स्टेबल है वाकई हम देखेंगे पुष्प, तो कैसे आप देख रहे हैं ये होता हुआ? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो आंकड़े की बात जो हो रही है वो चाहे आप उसको 7.5% माने आज के दिन या 5.5% माने, मुझे ये लगता है कि इस बजट से ये तो स्थापित हो गया है कि कम से कम कुछ ना कुछ ग्रोथ तो आएगा इकोनॉमी में अगले 1-2 साल के अंदर। और इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम 2 या 3% की बढ़ोतरी हो सकती है जीडीपी ग्रोथ के अंदर। अब वो ये है कि अगर लोगों को उम्मीद थी कि अगले साल में ही हो जाए तो वो शायद नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई एक सेक्टर में नहीं पॉइंट कर सकता हूं जिसमें कि बहुत अचानक ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। इस बजट में फोकस ये था कि सिस्टम को कैसे इंप्रूव करें, एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे बढ़ाएं, सिस्टम के अंदर और लिक्विडिटी को कैसे बढ़ाएं, फाइनेंस सेक्टर को कैसे बेटर करें, टैक्स सिस्टम को कैसे इंप्रूव करें। तो काफी इस तरह के सिस्टेमिक इश्यूज के ऊपर सरकार ने ध्यान दिया इस बजट के ऊपर और इनको इंप्रूव करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है इंडस्ट्री के नजरिए से आप सिर्फ बात कर रहे हैं। सर्विस टैक्स मतलब ये जो अच्छे दिन है मिडिल क्लास के लिए क्या है? सिनेमा देख लगे जा सके, होटल में वीक में एक बार खा सके। तो देखिए ऐसा है ना, देखिए ऐसा है जो अगर इंडस्ट्री, देखिए अगर इंडस्ट्री, सर्विस टैक्स बढ़ा दिया, देखिए अगर जीडीपी ग्रोथ हो,
हाँ, तो सर्विस टैक्स केवल 1% से ज्यादा बढ़ा है, वो 12.86 का 14% हुआ है, तो कोई ज्यादा कुछ नहीं बढ़ा है, और हर एक प्रोडक्ट के ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगता है। तो इसलिए ये बोलना कि बहुत टैक्स बढ़ गया ठीक नहीं रहेगा। योगा पर छोड़ दिया है, हाँ, योगा को एग्जाम कर, और प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा ताली बजा रहे थे योगा की तरह सब लोग फिट रहे। सुमन, एक बार आपसे मैं भारत की हमने डिप्लोमेटिक तरीके से उसका नाम रोशन किया और 172 देशों ने उसका समर्थन किया, तो योगा को तो बूस्ट मिलना ही। स्वदेशी, मेक इन इंडिया, ये सब कहाँ से उसको बूस्ट कहाँ मिल रहा है? मेक इन इंडिया कहाँ दिख रहा है? देखिए, ऐसा है कि सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा, ये सब अचानक नहीं होने वाला है। मेक इन इंडिया के लिए भी देखिए, अगर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा तो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया के अंदर। अगर लगेगा लोगों की मीडियम टर्म में ग्रोथ होने वाली है, डिमांड ग्रोथ होगा, तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अजीत टॉक्ट अबाउट, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया। इंफ्रास्ट्रक्चर विल मेक इतना डिफरेंस होगा हमारा देश में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो रहा था जाके बंद हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर जब चालू होगा फिर वो इकोनॉमी को बूस्ट देगा जरूर। क्या इस बजट में है काफी कुछ है उसमें? सबसे बड़ा है, बिसाइड्स द फाइनेंशियल सपोर्ट, सबसे बड़ा है जो उन्होंने एक्नॉलेज किया, पीपीपी मॉडल में बिगेस्ट जो गलती था, सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज एब्डिकेटेड। उन्होंने बताया नहीं, सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट का, जो क्लियरेंस लेना है, जो लैंड एक्विजिशन करना है, ये हमारा है। सरकार रिस्क लेगी ज्यादा, तो देन तब ये जो प्राइवेट पीपीपी मॉडल काम करेगा जरूर, क्योंकि तब आप प्रोजेक्ट को एनालाइज कर सकता है। एक बार अब जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बूम चालू हो जाता है, डिमांड आपका फॉर कमोडिटीज लाइक सीमेंट बढ़ जाएगा, डिमांड फॉर मशीनरी बढ़ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, बिकॉज क्योंकि ये जो अभी इन्वेस्टमेंट सब बंद हो गया, फैक्ट्री का डिमांड जब बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। ये सब होने में कितना समय लगेगा आपके मुताबिक? ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इसका रिजल्ट कितना लगेगा? 2 साल 2 साल में रिजल्ट जरूर दिखाई देगा। 2 साल, हाँ, एक स्ट्रोक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ऑल ओवर इंप्रूवमेंट जो आएगा, दैट इज ह्यूज। तो अगले 2 साल में ये जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं, क्योंकि जब हम जॉब्स की बात करते हैं तो ये डायरेक्टली उससे लिंक्ड होती हैं। कॉर्पोरेट्स अगर अच्छा करेंगे, ज्यादा हायरिंग करेंगे, बिजनेस की जो साइकिल है, जो जिस तरह की डूम ग्लूम से आ गया था, ये कब तक टर्न होगा आपके? देखिए, स्पिरिट तो बिल्कुल बदल गया। ऑन द ग्राउंड जो कुछ हुआ नहीं हुआ उस पर चर्चा हो सकती है, मगर बोथ इंटरनली या बाहर आप चले जाइए, अभी देखिए यूएस के सिवा खाली इंडिया पर, पूरी बाहर जितने देशों की नजर खाली इंडिया पर है। सब दल तो पैसा आने के लिए तैयार है, हमको स्ट्रक्चर और सिस्टम को सीधा कर देना है कि पैसा हम ले सकें। अभी तक लोग घबराते थे पैसा लाने में, अब नहीं घबराएंगे, कहीं सिस्टम सीधा हो जाए। तो इसलिए हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि अभी हम लोग को ये इससे बहुत फायदा है कि चाइना में भी तकलीफ है, यूरोप में भी तकलीफ है, रशिया तो बहुत ही तकलीफ में है, और खाली एक यूएसए अभी चल रहा है। और इसके इस स्थिति में इंडिया का सिचुएशन बहुत बड़ी है। फिर से ये बहस पॉलिटिकल हो जाए उससे पहले अजीत साहब, मैं एक सवाल आपसे, हालांकि मैं बहुत गलत जगह पर ये सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि इंडस्ट्री और उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि सुबह भी जब बात हो रही थी, मजूमदार साहब कह रहे थे कि रिवाइवल पैकेज चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को, और ये सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है कि आप कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेंगे। इंडस्ट्री की क्या भूमिका है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, सीएसआर के जरिए वो कैसे प्रोएक्टिव हो सकता है, वो कैसे योगदान कर सकता है, और सिर्फ अपने प्रॉफिट की ना सोचकर ये सोचे एक गांव ही अडॉप्ट कर ले, एक रेलवे स्टेशन ही अडॉप्ट कर ले, कैसे हम एक हिस्से को एक आइडियल सिचुएशन बना दें। इंडस्ट्री की भूमिका, सीएसआर एक अलग बात है, क्योंकि कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है, कंपनी निकाली जाती है, वो एक सोशल नीड प्रोवाइड करने के लिए की जाती है। जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन नीड है, जो गाड़ी बनाता है वो गाड़ी नीड प्रोवाइड करता है सोसाइटी, तो वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन ही है। सीएसआर एक अलग बात है, जो एक कम्युनिटी सर्विस एडिशनली करने के लिए आपने कंपनियों को अभी कंपलसरी किया है, मगर वो बात अलग है। बेसिक बात यह है कि अगर कोई भी कंपनी को प्रोग्रेस करना है, नई इन्वेस्टमेंट आएगी तब नए जॉब्स बनेंगे, और नई इन्वेस्टमेंट आने के लिए अपनी जो आज की कंपनियां हैं वो उनको सक्सेसफुल होने की ज़रूरत है। परदेसी छोड़ो, देसी नहीं इन्वेस्ट कर रहे, सोने में इन्वेस्ट कर रहे।
गाड़ी मोड़ दी, लेकिन इन्वेस्टमेंट का सवाल से तो गाड़ी आपने अच्छे से मोड़ दी धीरे से। तो ये इंडस्ट्री की खूबी होती है शायद, लेकिन जो ऐसे सवालों से बहुत अच्छे से आप गाड़ी स्टीयर करके बगल से निकाल लेते हैं। बगल से क्यों निकाला? सीधी बात कर रहा हूँ, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब तक नहीं जो भी इन्वेस्टमेंट कोई छोटा पान वाला करे या रोड बनाने की नहीं, बनी बनाई रोड में चलने की बात कर रहे हैं कि सरकार पहले बना दे सकती है, फिर हम कर देंगे। सरकार की कोई जिम्मेदारियां होती है, ऐसे नहीं सिर्फ पार्लियामेंट में बैठे दिल्ली में आप बड़े बड़े घरों में रहे, यही काम नहीं है। तो बेसिकली ये जो है ये इकोनॉमिक वस्तु स्थिति है, उसको तो करना पड़ेगा। जब तक नहीं करोगे वो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, जब तक आप काम करने का यहाँ ईज नहीं लाओगे तब तक ये होगा नहीं, ना देसी इन्वेस्टमेंट आएगी ना परदेसी। अब इस बजट से हमें लगता है ये कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि यहाँ सुधार होने वाला है, होगा। अगर साल 2 साल तो लगेंगे इसको सुधारने के लिए। मीनाक्षी जी, मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ। ये प्रधानमंत्री ने बीते दिन कहा इसको हल्के में नहीं निकालना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप भरोसा रखिए, मैं सिर्फ कांग्रेस का ढोल पीटने के लिए मनरेगा को जिंदा रखूंगा, गाजे बाजे के साथ, और 5,000 करोड़ फिर वो दे देते हैं। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कांग्रेस को एम्बैरस करने के लिए हो रहा है, या हम समझे कि आप देश हित में काम कर रहे हैं? देखिए, देश हित में इसलिए कर रहे हैं कि मनरेगा की या गरीब जनता की या मजदूर की, किसान मजदूर की जो मुश्किलात हैं उसको हम बेहतर तरीके से समझते हैं, और ये भी समझते हैं कि कहाँ कहाँ गड्ढे खोदे गए और गड्ढे खोदने के नाम पर पैसा दिया गया। और इस बात को समझते हुए जो सरकार का निर्णय है, जो कि लगातार लोगों के बीच में बताया नहीं जा रहा, गुमराह किया जा रहा है कि 34,000 से ऊपर तकरीबन 35,000 करोड़ मनरेगा में सरकार ने दिया है, और उसके ऊपर 5,000 करोड़ देने की बात की है। लेकिन अंतर जो है वो उसकी क्रियान्वयन में है, और क्रियान्वयन में अंतर ये है कि पहले सिर्फ गड्ढा खोदने और भरने का पैसा मिलता था, अभी सड़क बनाने का और खेती में काम करने का, खेती और मजदूर को पैसा मिलेगा, ताकि उससे आपकी उपज की भी बेहतरी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बने, और बेहतर सड़कें, बेहतर बिजली, बेहतर कृषि योजनाएं, ये सब में काम हो। तो योजनाबद्ध तरीके से अगर आप उसी पैसे का इस्तेमाल करेंगे तो पूरे देश का उसमें लाभ है, और कहीं ना कहीं ये बात कांग्रेस की समझ से बाहर थी। पायलट साहब, लेकिन नरेगा को जितना भी आप गड्ढा भरना पड़ रहा है, जितना भी राजनीतिकरण करें, हकीकत ये गुलाब चंद जी बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब इनको नहीं किया। आंकड़े हमारे सामने, इतिहास गवाह है। 10 साल हमारी सरकार रही, आज विपक्ष में है। उन 10 सालों में से 8 साल से ज्यादा हमारी जीडीपी की ग्रोथ 7.5 और 8% थी, और आज भी जो आप जीडीपी की बात करें वो आंकड़े बदलने की बात है। जहां तक नरेगा की बात है, ये कानून पार्लियामेंट ने पास किया है, सब पार्टियों ने मिलकर समर्थन किया था, और आज आप पैसा दे भी रहे तो एहसान नहीं कर रहे हैं, संविधान में लिखा हुआ है, ये कानून बन चुका है, इसको अगर आप में हिम्मत है तो हटा के देखिएगा आप। और मैं कहता हूं, मैं निवेश के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद सरकार में रह चुका हूं, निवेश हो, उद्योग लगे, गुलाब चंद जी और फलें फूलें बढ़िया हो, मुझे खुशी है। लेकिन कोई ना कोई इस देश में खड़ा होकर उस किसान की, खेतिहर की, रिक्शा वाले की, दिहाड़ी वाले की बात करेगा कि नहीं करेगा? तो आज 50 करोड़ लोग, अगर आप 2 रोटी ढूंढ के आज के बजट में सचिन इस पे काफी विवेक, मैं नहीं मानता हूं कि ये बजट बुरा है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो वादे किए गए थे, भाजपा भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, काले धन का वादा किया था, अच्छे दिन का वादा किया था, महंगाई खत्म करने का वादा किया था, उन वादों को पूरा करने की तरफ अब साल लगेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सचिन, आज आप काफी ब्लैक मनी को लेके कमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। एक चीज जो इन्होंने की वो ये है कि जो FRBM, जो एक एक्ट है पार्लियामेंट का, जिसमें कहा गया था कि इतना ही फिस्कल डेफिसिट होगा और एक रोड मैप दिया था, उसको उन्होंने आज चेंज कर दिया और कहा है कि हम इस एक्ट को बदलेंगे। पिछले साल 4.1 जी, पिछले साल अगर इस काम को प्रॉमिस की, वो किया उन्होंने, लेकिन इंटरिम बजट था, ये फुल फ्लेजेड बजट था। इस सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, कोई कोalition पार्टनर नहीं है, ये चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन आज इस एक्ट का उल्लंघन किया है, क्योंकि इन्होंने कहा कि 1 साल और हम लोग बढ़ाएंगे। मेरी समझ से परे है कि वित्त मंत्री जी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आज संसाधन की कमी थी तो आप रिवाइज कर सकते थे, लेकिन उस एक्ट का उल्लंघन किया, अब इसको नया अमेंडमेंट करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हर जगह ध्यान दिया जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आज कहीं ना कहीं खड़े होकर अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि जो वादे हमने किए थे उन पर कितना हम खरे उतरे। आप बोले हम 4 साल बाद अच्छे दिन आएंगे, 2 साल बाद आएंगे, आज जादू की छड़ी हमारे पास से नहीं है, कानून बनाना पड़ेगा। ये सब हकीकतें आपको 2014 में मालूम थी जब चुनाव हो रहा था, तो आपने वादे किए।